बड़ी परेशानी सामने आ जाती है तो पुराने दुश्मन भी दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। शायद इसलिए करीब 30 साल बाद पूर्व जनता दल की 6 पार्टियां फिर से मिल रही हैं। मुलायम की समाजवादी पार्टी, लालू की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश की जनता दल यूनाइटेड, देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर और ओम प्रकाश चौटाला की INLD साथ आएंगे। पुराने दोस्त फिर दुश्मन फिर दोस्तों के साथ आने के पीछे एक ही बड़ा कारण नजर आता है, नरेंद्र मोदी। अगले साल बिहार में चुनाव है, 2017 में यूपी में, और इसके पहले नई रणनीति की जरूरत है। तो क्या ये नई पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी और विपक्ष का ये नया रूप कितना कारगर होगा? इस पर हम आज खास चर्चा करें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा, बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा, आरजेडी की तरफ से मनोज झा और राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रिया। मनोज झा, पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से ये पार्टी काम करेगी, इसके सबसे सीनियर नेता कौन होंगे, क्योंकि इस पार्टी में बड़े बड़े चेहरे हैं। साथ में आप लोग क्या काम करेंगे और क्या मुद्दा होगा आपका? सबसे पहले तो मैं आपसे खास तौर पे ये गुजारिश करता हूं कि इस पूरे विमर्श को मोदी जी और भाजपा के केंद्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी एक दल विशेष के खिलाफ एकीकरण की दिशा में जो चर्चा चल रही है उसका कोई मतलब नहीं है। पिछले 6 महीनों में हम कई बार क्षुब्ध हुए हैं कि जो एक प्रगतिशील राजनीति का चेहरा था, हाशिए के समूहों की बात थी, कहीं उसको कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। 11,000 करोड़ की स्लैशिंग हुई एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में 7,000 करोड़ की, कहीं मीडिया में इस पर विमर्श नहीं हुआ। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से आप विमर्श कर रहे हैं और इस सरकार को भी 6 महीने पूरे हुए हैं। आप क्या ये चाह रहे हैं कि लोग माने कि इसका कोई लेना देना नहीं है? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब हम इस पूरी चर्चा को मोदी जी केंद्रित करते हैं तो हम तमाम दलों का इससे विरोध है। हम दक्षिणपंथी नव उदारवाद के चेहरे से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और हमारा मानना है कि इस मुल्क में असहमति और विरोध का अगर अपराधीकरण किया जाए, आजकल ये दौर चल पड़ा है, तो वो इस मुल्क के लिए, यहाँ के राजनीतिक सरोकारों के लिए उचित नहीं है। हम राजनीति में, लोकतंत्र में उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जहां आर्थिक प्रगति का मतलब सिर्फ कॉरपोरेट की पैरोकारी ना हो। बस उस व्यवस्था को बनाए रखने में हमें लगा कि हम अपनी ताकतों को एक साथ लाएं, साझा मंच पे आएं और एक राजनीति में लोगों को विकल्प दें, क्योंकि विकल्पहीनता जमहूरियत के लिए ठीक है। लेकिन ये जो आपको लगा है ये सारी चीजें, वो अब क्यों लगी हैं? नहीं, इसके पीछे आपको बताऊं, बावजूद इसके 31% वोट के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी, हमें लगा था कि जिन वादों और दावों के आधार पर यह सरकार आई थी, कम से कम लोक विरोधी नीतियां नहीं होगी। बीते दिनों में कॉरपोरेट जगत को गुदगुदी के अलावा जब जब सामाजिक सरोकार के मुद्दे आए, मनरेगा हट जाएगा, मनरेगा में ये कमी होगी, हेल्थ सेक्टर में कमी हो रही है, गरीबों के लिए की गई योजनाओं को इस तरह से देखा जाएगा, सब्सिडी पे ये, हमें कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये मूलतः नव उदारवादी दक्षिणपंथी चेहरा। तो आप मानते हैं कि जो आपका नया दल बनने जा रहा है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ही बन रहा है, तो आपको फिर मानना पड़ेगा कि कहीं पे कहीं मोदी फैक्टर है इसमें। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस से मैं बात करना चाहूंगी। सर, आप बताएं कि क्या कांग्रेस के लिए ये एक और चुनौती है कि विपक्ष की पोजीशन में भी आपको अब रिप्लेस करने की कोशिश शुरू हो जाएंगी? यहाँ पर भी आप पीछे फिसलते नजर आ रहे हैं। मिश्रा जी। नहीं, मैं इसे इस रूप में नहीं लेता हूँ। देखिए, जनता पार्टी के भिन्न भिन्न परिवार के लोग सब हैं। ये सब तो 77 से आप देख लें, जब जनता पार्टी बनी, बाद में 89 में जनता दल बनी, तो ये कई बार केंद्र की सरकार में 2 बार रहे हैं और विभिन्न राज्यों में भी सरकारों में रहे ये लोग, और कई बार तो इन्होंने बीजेपी, आरएसएस, जनसंघ के समर्थन से सरकार बनाई है। और इनफैक्ट जनसंघ का तो विलय ही हो गया था जनता पार्टी में। 77 की अगर हम बात करें तो जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, जनता पार्टी सब एक थे जब चुनाव लड़े थे। यह एक सिचुएशन, अगर फिर से जनता परिवार एक होने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इसे एक इवॉल्विंग सिचुएशन मानता हूं, और इसके अलावा हमारे लिए इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये साथ मिलकर काम करें, अलग अलग काम करें,
तो मैं इसे इस रूप में नहीं देखता हूं। आपके लिए शायद आसानी हो जाए, क्योंकि आपको जब आपके लिए शायद आसानी हो जाए, क्योंकि जब आपको नेगोशिएट करना है तो अलग अलग पार्टी के पास नहीं जाना होगा, एक ही आप दल के पास जाएंगे और अपनी बात सामने रख सकते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोकतंत्र के लिए भी कि मैं समझता हूं कि अच्छा कदम है कि 5 अलग अलग पार्टियां अगर मिलती हैं, एकजुट हो जाती हैं, और अगर सैद्धांतिक आधार पर कहीं बात भी करनी पड़े, आपसी समझ विकसित करने की आवश्यकता अगर महसूस करें इन तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, तो उन्हें कांग्रेस के साथ तो बातचीत करना ही होगा। मैं नहीं मानता कि माइनस कांग्रेस कोई अगर विकल्प बनने की बातें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के, या दिमाग में यह है कि यही अब विपक्ष की भूमिका में रहेगा, तो मैं समझता हूं थोड़ी जल्दीबाजी और हास्यास्पद है। इस तरह की बातें संभव इसलिए नहीं है कि कांग्रेस को आप जानती है 11 करोड़ लोगों ने पूरे देश में वोट किया है। लेकिन आप स्थिति देखिए ना मिश्रा जी, अब आपको आपके विपक्ष के स्टेटस के लिए अब लड़ाई करनी पड़ेगी, वहां पर भी एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया है। चलते श्रीकांत शर्मा के पास। श्रीकांत शर्मा जी, आप शायद कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 6 पार्टियां साथ में आए, ये इनकी डेस्परेशन दिखाती है, लेकिन शायद ये भी देखना होगा आपको कि राज्यसभा में ये जो नई दल बनेगी, इनके पास कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीट होंगे। ये आपके लिए जीवन थोड़ा मुश्किल जरूर कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र है और सबको मिलने का अधिकार है, सबको एक दल बनाने का अधिकार है, एक फ्रंट खोलने का अधिकार है, लेकिन देश की जनता का जो मन है वो इन सभी नेताओं ने देखा है, और ये जितने भी नेता आज बैठे हैं ये सब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं, अपने अपने राज्यों में बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं। अब जनता इन पर भरोसा नहीं करती है, क्योंकि इन लोगों ने, जनता ने जब जब इन पर भरोसा किया, इन लोगों ने जनता के साथ विश्वासघात किया, और जनता बहुत अच्छे से अब इनको समझ चुकी है। अब देश आजाद हुए 60 साल हो गए, अब लोग विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, जाति और धर्म की राजनीति पर से अब लोगों का मन ऊब चुका है। अब लोग ईमानदारी से गवर्नेंस चाहते हैं, गांव में गरीब आदमी गांव का विकास चाहता है, किसान खेत को पानी चाहता है, नौजवान रोजगार चाहता है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षा चाहती हैं, बिजली चाहते हैं, रोड चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं। तो ये भी ये सब प्रॉमिस कर रहे हैं, ये भी ये सब प्रॉमिस करेंगे। देखिए, ये लोगों ने क्या क्या प्रॉमिस किया है और किन किन प्रॉमिस पर खरे उतरे हैं, और फिर भ्रष्टाचार, आखिर में भ्रष्टाचार किया है, वो जनता ने बहुत नजदीक से इनको देखा है। और इसलिए लोकसभा चुनाव के आप परिणाम देखें तो इन सभी को जनता ने जड़ समेत उखाड़ कर फेंका है। और जो कांग्रेस अहंकार की राजनीति करती थी, उनको तो मैं कहूंगा ऑथराइज विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। तो ये सब जितने भी लोग हैं, जितना भी गठबंधन के नेताओं का आप नाम ले रही हैं, बहुत अच्छी बात कही हमारे कांग्रेस के मित्र ने कि बिना कांग्रेस का इनका भला नहीं है, ये वास्तविकता है। और अल्टीमेटली ये कांग्रेस के इशारे पे ही सब हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब तीसरे दर्जे की पार्टी हो गई है, रीजनल पार्टी हो गई है, और उसका मुजाहरा आप देख सकते हैं सदन के अंदर। कभी वो वामपंथियों के पीछे वॉकआउट कर रहे हैं, कभी टीएमसी के पीछे वॉकआउट कर रहे हैं, तो ये नजारा आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह रहे हैं एक यूनाइटेड ऑपोजिशन से आपको कोई डर नहीं है इस वक्त। मनीषा प्रियम, ये जो नया दल बनने जा रहा है, ये कितना कारगर होगा और इसकी केमिस्ट्री कैसे सामने आएगी? क्योंकि अगर आप इनके मेन प्लेयर्स को देखें, मुलायम, लालू, नीतीश, ओम प्रकाश चौटाला, देवेगौड़ा, क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे और इफेक्टिवनेस इनकी कितनी होगी? देखिए, 2 बातें हैं। बहुत अहम बात आपने कही केमिस्ट्री की, तो कहीं न कहीं ये जो गठबंधन है वो रसायन है, एक तरह से एक केमिकल की तरह है, इसमें कोई अपनी बॉन्डिंग नहीं है। तो मुश्किल ये है कि इनके जो दिग्गज नेताओं का नाम आपने लिया, कुछ के सामने विरोधाभास आप देखिए कि जेल, सीबीआई, परिवारवाद, कोई नई छवि नहीं, कोई नया मुखड़ा नहीं, और बिल्कुल एक तरह से क्षेत्रीय आधार, कांग्रेस के साथ कांग्रेस विरोध पुरजोर नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं जो एक मुख्य राजनीतिक वेव टाइप बनी है, उनमें से किसी चीज को, कोई भी वेव ये समेट के अपनी झोली में नहीं ला सकते। तो किस हद तक आप देखिए कि बिहार में अगर लालू जी का कहें तो उनके पूरे समाजवाद में केवल अपनी पत्नी और अपने बेटों के अलावा कुछ और नहीं है। मुलायम सिंह यादव को अगर आप देखें,
तो अपना परिवार और विस्तृत परिवार, तो कहीं न कहीं आप लोग को तो छोड़ दीजिए, इनके दल वाले इस गठबंधन के पीछे कितना चलेंगे, एक सेकेंड जनरेशन लीडरशिप का कितना आगे आएगा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है। यहाँ इन सब में से शायद मनीषा आप मानेंगे कि शायद आप मानेंगे कि जिनकी छवि इन सब नेता में रिलेटिवली अच्छी, वो शायद नीतीश कुमार हैं और अगर इनको सक्सेस चाहिए, आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने क्या तय किया है, लेकिन शायद इस दल का एक चेहरा अगर चुनना है तो नीतीश को चुनना चाहिए। मनीषा, मैं अमूमन ये बात आपकी मानूंगी कि अगर कोई उभरना चाहिए तो वो ये उभरना चाहिए, लेकिन आप अगर पास्ट में जाएं तो देखेंगे आप कि इसमें सबसे बड़ी लड़ाई तो वास्तव में ये कि एक दूसरे को नेता के रूप में उभरने ही नहीं देते। मुलायम को किसने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, किसी एक शख्स को हम भूल रहे हैं, उनका नाम रामकृष्ण हेगड़े है, तो किसको नहीं बनाना है इस पर पुरजोर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसको बनाना है इस पर अगर वो काम करें और नीतीश इसकी लीडरशिप लें, अखिलेश यादव लीडरशिप लें, तब जाके कहीं बात बन सकती है। लेकिन केवल परिवार का गठबंधन, जातियों का गठबंधन अगर ये होगा तो इसमें वो बात नहीं होगी। और कहीं ना कहीं दलित धड़ा जो है वो इस धड़े से अलग है। तो परिवार का धड़ा, करप्शन के चार्जेस, नया लीडरशिप का नहीं होना, नीतीश की बात वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगला एक जनरेशन जो नॉन फैमिली बेस का हो, ओपन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिखलाए, इन सभी पर इतने ज्यादा प्रश्नवाचक हैं कि बिल्कुल आनन फानन में ही एक ऑपेड जो है वो कुछ चंद घंटों में लिखा जा सकता है कि क्यों ये एक दम भरा पॉलिटिकल चॉइस नहीं है। आम आदमी पार्टी शायद इससे बेहतर कर जाए अगर वो अपने फंडामेंटल्स पे ड्राइव करके और नई पार्टी बिल्कुल बनाए, कहीं कोई टेंट और करप्शन के चार्ज से अगर मुक्त रहे तो शायद एंटी बीजेपी में और एंटी कांग्रेसिज्म में वो इनसे ज्यादा आगे बढ़ जाए। चलिए आपकी बातें आरजेडी की बात जी, आपकी बातें आरजेडी के मनोज झा बहुत शांति से सुन रहे हैं और ये अप्रिशिएट मैं करती हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मनोज झा को एक मौका देंगे इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के। एक नया दल बनने जा रहा है और एक विपक्ष के रूप में बड़ी भूमिका भी ये क्या निभा पाएगा या नहीं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। मनोज झा, ब्रेक के पहले आपने सुने कई सारे सवाल जो उठ रहे हैं, उसमें से एक शायद ये है कि किस तरह की केमिस्ट्री होगी आपकी नई पार्टी की। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह जी और देवेगौड़ा जी की उम्र काफी हो चुकी है, लालू जी और ओम प्रकाश चौटाला के सामने क्रिमिनल केस है। क्या आप लोग भी मानते हैं कि अगर कोई रिलेटिवली साफ सुथरा चेहरा है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए तो वो नीतीश का है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि कुछ चीजें अगर कानून के दायरे में हैं तो कानूनी लड़ाई के लिए अपनी जगह है, कोर्ट कचहरी में उसका जवाब दिया जा रहा है। दूसरी चीज, मैं बहुत संयत शब्दों में ये कहूं कि कोई भी चुनाव जमहूरियत में आखिरी चुनाव नहीं होता है और 2014 का चुनाव कई सारे दोस्त ये बताने की कोशिश करते हैं कि संभवतः ये आखिरी चुनाव था और बाकी दलों के लिए इसमें कोई भूमिका नहीं रही। जहां तक रही डेमोरलाइजेशन की बात, तो मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि सन 84 में 30 वर्ष पूर्व भाजपा को 2 सीटें थी। भाजपा को तो कोई अधिकार नहीं था और कोई संभावना नहीं थी, पॉलिटिकल एपिटैप लोगों ने लिख दिए थे। अगर भाजपा 2 से 282 पहुंची है तो हमारा आंकड़ा तो बेहतर है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा, इस मुल्क को बीते कई वर्षों में सामूहिक नेतृत्व का ना तो स्वाद मिला, ना उसकी कोई चर्चा कभी हुई। हम एक पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम इस संभावना को टटोल रहे हैं कि क्या सामूहिक नेतृत्व दिया जाए, क्योंकि अगर विविधता का देश है भारत और 5-6 अलग अलग दल अलग अलग राज्यों के एक राष्ट्रीय दल बनाने की चेष्टा में लगे हुए हैं, तो एकल नेतृत्व से बात नहीं बनेगी, सामूहिक नेतृत्व होगा। नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह के चुनाव आजकल लड़े जा रहे हैं। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि इलेक्टोरेट और चुनाव लड़ने का तरीका भी बदल गया है, ज्यादा प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव हो रहे हैं। आपके सामने एक चेहरा है, आप कह रहे हैं मोदी केंद्र की चर्चा को ना करें, लेकिन सच तो बात यह है कि आपके सामने हर चुनाव में एक चेहरा है। अगले साल बिहार में होगा, 2017 में यूपी में होगा, आपका कौन सा चेहरा है? मुझे बस एक नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। मेरा पक्ष ये है कि ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक इतने बहुल और विविधतापूर्ण मुल्क में एक व्यक्ति को समस्याओं का समाधान, और इसकी वजह से जर्मनी ने बहुत भुगता है,
हम नहीं चाहते हैं कि थर्ड रैंक तरह की स्थिति हो। एक बहुलतावादी देश में एक समावेशी सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता है। और रही बात उसकी, तो हम उस पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हम एक छोटी सी उदाहरण से एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी एक विज्ञापन देती है, एक अच्छी दीवार होती है, एक बुरी दीवार होती है। हम तो इस बात से परेशान हैं कि हमारे गली मोहल्ले नुक्कड़ में अचानक बुरी दीवारों की भरमार हो गई है। या तो हम चुप बैठे और सिर्फ एक चेहरे के नाम पर अपने मतभेदों को और उजागर होने दें। सच तो ये है कि हम इन तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं और बातचीत का सकारात्मक, सार्थक और सजग दल के रूप में जन्म होगा, उसकी परिणति होगी। जी श्रीकांत जी, आप से ये मैं पूछना चाहूंगी कि जो भी इनकी अंदरूनी मुश्किलें हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उसको अगर एक तरफ रखें, ये आपको मानना पड़ेगा और शायद मनीषा प्रियम इसमें अपनी राय दें कि इस वक्त एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प की भी जरूरत है और पड़ने जाने वाली है अगले कुछ सालों में। और बीजेपी के लिए एक तरह से एक वार्निंग भी है, क्योंकि अगर साध्वी और योगियों की राजनीति आप लोग करते रहें तो आगे लोग एक विकल्प ढूंढेंगे और इस विकल्प के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे स्पष्ट किया, आपको लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को मोर्चा बनाने का, पार्टी बनाने का, धरना करने का अधिकार है। लेकिन इस देश में बड़ा सवाल ये है कि अब जो 6 महीने में जो मोदी जी की सरकार ने काम किए हैं, उन कामों से, और जो नारा है मोदी जी की सरकार का हमारा कि सबका साथ और सबका विकास, उससे सब में बौखलाहट है कि अब वोट बैंक की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। अब इस देश में विकास की राजनीति चलेगी। जो विकास करेगा, जो विकास की बात करेगा, जनता उसको अपना समर्थन देगी। और 6 महीने में जो मोदी जी ने करके दिखाया है, महंगाई के मुद्दे पर, इकोनॉमी के मुद्दे पर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, जिस तरीके से 10 साल में जो देश की छवि खराब की थी कांग्रेस ने, उस छवि को मोदी जी ने बदला है। अब सकारात्मक सोच है। दुनिया के तमाम दोस्त हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं। महंगाई पर डीजल कम हुआ, पेट्रोल कम हुआ। तो आप कह रहे हैं कि इसके बीच में कोई मायने नहीं रखते कि आपके केंद्र मंत्री क्या कहते हैं या कुछ अलग मैसेजेस जा रहे हैं। मनीषा प्रियम, आपको लगता है कि इसमें भी मैं आपको आगे जाकर ये एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव की शायद तलाश होनी शुरू होगी? मैं 2 सेकंड लूंगा आपसे, 2 सेकंड जी। मैं 2 सेकंड लूंगा आपको यहाँ ये कहना चाहूंगी, बहुत पेशेंटली मैंने सुना ये सब कुछ। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में, खास करके जैसा हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें सत्ता और विपक्ष दोनों की आवश्यकता होती है। हम एक बहुलवादी राष्ट्र हैं, एक मजबूत सत्ता पक्ष और मजबूत विपक्ष दोनों चाहिए। लेकिन जिन प्रिंसिपल्स पे ये साथ आ रही है, गठबंधन जो हो रहा है, नीतीश को छोड़ के कोई क्रेडिबल चेहरा नहीं, कहीं ये मान्यता नहीं कि नीतीश को ही वो आगे बढ़ाएंगे। मैंने सुना, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन राजद के मनोनीत कौन लोग हैं? मनोनीत वो लोग हैं जो केवल परिवार के हैं, टेस्टेड नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो मैंने देखा कि उनके पुत्र, उनकी पुत्री, लालू जी ने जब अपनी गद्दी छोड़ी तो राबड़ी जी के पास गई। तो कहां की क्रेडिबिलिटी? ओम प्रकाश चौटाला, आप देखिए, पिताजी से आएगा तो यहां आएगा, उसके बाद बेटे तैयार हैं। मुलायम सिंह यादव को आप देखें, केवल पूरी की पूरी फैमिली जो है पार्लियामेंट में। तो ये बातें एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की बजाय आप कहिए कि ये मेरा परिवार है, इसको स्वीकार लो, परिवार के अलावा कुछ हमने ये चप्पा चुप्पी चपका दिया है, यहां पर आप ये नीतीश कुमार को आप एक्सेप्ट कर लो। तो पॉलिटिकल इसका कलर नहीं है। और भारत की जो जनता है वो बहुत विवेकशील जनता है। तो विवेकशील जनता जो अपना राजनीतिक विवेक का प्रयोग करती है, 1984 में इंदिरा गांधी को जिताती है, ठीक 5 वर्ष पहले इमरजेंसी में उनको हार की गली भी देखनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनके दल को जिताती है। तो उसके विवेक के सामने आप ऐसा परोसन अगर देंगे और कहेंगे कि यही क्रेडिबल ऑपोजिशन है, तो ये लोगों के विवेक पे भी एक तमाचा है। लोगों को जो बातें चाहिए वो ये चाहिए कि विकास पर बात हो, बढ़त पर बात हो, नौकरियों पे बात हो, कीमतों पे बात हो। और आप ऑफर क्या करते हैं? आप ऑफर करते हैं कि देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो अब इन विवादों से गरीब जनता भी, गरीब इलाके की जनता भी जो है वो मुद्दों पर चर्चा करती है। और जो बातें यहाँ कहा जा रहा है कि छोटी और गौण है, आप ध्यान दें, आप देखें INLD के जो लीडर हैं, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, आप आरजेडी का जो लीडर है आप देखें, एक गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम था, पोल्ट्री के लिए, फॉडर के लिए, उनके खाने के लिए दाना जो है उस पर यह स्कैम है।
तो कहां से गरीब जनता भरोसा कर सकती है कि ये हमारे गरीबी उन्मूलन के लिए बड़ा मनरेगा कर जाएंगे, कि हमारे लिए एक विकासशील और सोशल जस्टिस के वादे पर हमको एक नया समाज देंगे। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह कि दलित वर्ग किनारे है इस गठबंधन से, इस गठबंधन के साथ नहीं है। इस सवालिया निशान को आप कहां जवाब दें? और जो इनका शायद फॉर्मूला बनने जाएगा अगले साल, और फिर 2017 में ओबीसी प्लस मुस्लिम वोट, वहां पर कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहूंगी, आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्योंकि क्या उसी पाए के लिए ये भी आप खड़े हो गए हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं। कोई भी पार्टी बनती है, मोर्चा बनता है, गठबंधन होता है, तो उसकी विश्वसनीयता और उसका सैद्धांतिक आधार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो तमाम पार्टियां हैं जो कहने को सेकुलर तो हैं, लेकिन ये कभी न कभी आरएसएस और बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं या उसकी सरकार में शामिल हो चुके हैं। नंबर एक, तो अपने आप में एक विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है। दूसरा है, ये लोग जितने बार मिले हैं उससे ज्यादा बार ये लोग टूटे हैं, यह भी इनका इतिहास है। जो समाजवादी पृष्ठभूमि की पार्टियां हैं, चाहे जनता पार्टी 77 से आप ले लें, ये बनती है। यहाँ पर मिश्रा जी आपको शायद ये इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि क्या यहाँ पर भी कांग्रेस से थोड़ी देरी हो गई? ये जिस तरह से सब साथ में आ रहे हैं, शायद आपने अगर पहला कदम उठाया हो, मुझे कहने दीजिए, आप किनारे हो गए। मुझे कहने दीजिए जी। नहीं, मुझे इसमें हम कहां से किनारे हो गए? ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने वजूद को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अच्छी बात है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या देवगौड़ा जी की पार्टी, देवगौड़ा जी आके यूपी और बिहार में इनको मदद कर पाएंगे? क्या हमारे लालू जी कर्नाटका में देवगौड़ा जी को मदद कर पाएंगे? क्या ये लोग कहीं चौटाला जी को मदद कर पाएंगे? या चौटाला के कहने पर 5 वोट बिहार में मिलने वाला है क्या? ये तमाम फैक्टर है। इससे मैं नहीं समझता हूं, जिस लेवल पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी फ्रंट जो अपने आप को लोकतंत्र में, ठीक है मनीषा जी ने, विपक्ष का होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्ता पक्ष बार बार कह रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, मतलब वो विपक्ष को खत्म करना चाह रहा है, विपक्ष को नहीं देखना चाहता है। ये खतरनाक ट्रेंड है। डेमोक्रेसी में विपक्ष का रहना भी जरूरी है। ये भी जरूरी ना हो। नो, विपक्ष के लिए माइनस कांग्रेस इज नॉट मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस को अलग करके अगर गैर भाजपा पार्टियां हैं, अगर विपक्ष में रहना चाहती हैं, वो संभव नहीं है। मनीषा प्रियम और मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाते जाते आपको बता दें कि जाने माने कार्टूनिस्ट नीलाभ ने क्या बनाया है इस पूरी स्थिति पर, उनका कार्टून आपको बताते हैं। पूरी कहानी उससे काफी साफ समझ में आ जाती। आए तो है साथ में, लेकिन हाथ के पीछे है छुरा। नमस्कार।